हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय है और कौन सी सबसे कम सक्रिय है? कुछ धातु रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं, जबकि अन्य कम सक्रिय होते हैं। ऐसा क्यों? निम्न के साथ अभिक्रिया की ताकत के आधार पर, जैसे ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ और अम्ल के साथ, धातुओं को रासायनिक अभिक्रियाओं के अनुसार श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है। आइए सक्रियता श्रेणी को परिभाषित करें। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। सामान्य धातुओं की सक्रियता श्रेणी नीचे दी गई है। आइए सक्रियता श्रेणी देखें। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा जाता है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा जाता है। ध्यान दें कि पोटेशियम यहाँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। जैसे ही हम श्रेणी में नीचे जाते हैं, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, जिसे श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है। अब हम एक एक करके धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब धातु विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसे जानने के लिए हम विभिन्न क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप उत्साहित हैं? आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि जब कोई धातु वायु में जलती है तो क्या होता है। एक क्रियाकलाप की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे कि जब विभिन्न धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले हम सोडियम को जलाएंगे। अब हम कॉपर को जलाएंगे। कॉपर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे। अब हम गोल्ड को जलाएंगे। गोल्ड में भी कुछ नहीं हुआ। अब हम लोहे के बुरादे को जलाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नीशियम एक धातु है और आपने क्रियाकलाप में देखा कि मैग्नीशियम वायु में चमकदार सफेद ज्वाला के साथ जलता है। धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। हम इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को एक व्यापक समीकरण के रूप में लिखेंगे। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। कृपया ध्यान दीजिए कि अधिकांश धातु ऑक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सोडियम ऑक्साइड को पानी में घोलने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसी प्रकार पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में घोलने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब क्या सभी धातुएं एक ही तरीके से अभिक्रिया करती हैं? अब जो भी हमने क्रियाकलाप में देखा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि सभी धातुएं समान दर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसे ध्यान से समझिए। सोडियम जैसा धातु इतनी तीव्रता से अभिक्रिया करता है कि इसे थोड़ा सा गर्म करने पर यह आग पकड़ लेता है।
सामान्य तापमान पर सोडियम धातु जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। लोहे का बुरादा बर्नर की आंच में छिड़के जाने पर चिंगारी के साथ जलता है। और कॉपर बहुत अधिक ऊष्मा देने पर भी नहीं जलता है। लेकिन लंबे समय तक गर्म करने पर कॉपर यानी तांबे का रंग काले रंग का हो जाता है, जो वायु में कॉपर को कम अभिक्रियाशील दर्शाता है। सोना उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए वह अभी भी कम अभिक्रियाशील है। क्रियाकलाप करने के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ दिए गए धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम वायु में कम अभिक्रियाशील है, अर्थात यह सोडियम से कम अभिक्रियाशील है। आपने यहाँ क्या सीखा है? विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाएं दिखाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता धातु की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। कुछ धातुएं ऊष्मा देने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ बहुत अधिक ऊष्मा पर भी अभिक्रिया करती हैं। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हमें जिंक, आयरन और लेड की सक्रियता के बारे में जानकारी नहीं देता है। आइए इन धातुओं की सक्रियता के क्रम के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ और अभिक्रियाएं देखें।